नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम भारतीय संविधान का निर्माण की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताने जा रहे हैं। भारतीय संविधान निर्माण का कुछ जैसे उनका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ था, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान सभा की कार्य अवधि क्या है, उसका उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ परिवर्तन क्या है, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य क्या है, संविधान सभा का निर्माण से संबंधित कार्य की समितियां एवं बड़ी समितियां क्या है। तो देखते हैं संविधान सभा का बैकग्राउंड। सबसे पहला बैकग्राउंड है हमारा, बैकग्राउंड देखते हैं। तो संविधान सभा का बैकग्राउंड में ये कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले 1934 ईस्वी में वामपंथी के नेता एम.एन. राव के द्वारा रखा गया था। मतलब संविधान का बैकग्राउंड कहता है कि भारत संविधान का गठन का सबसे प्रथम बार विचार 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा वामपंथी के नेता एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव वर्ष 1934 में ही रखा गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण अधिकार मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात कही थी। 1938 ईस्वी में इसी 1938 में वयस्क मताधिकार के नेहरू की इसी मांग को, नेहरू जो 1939 में वयस्क अधिकार का मांग किया था, वयस्क मताधिकार का बात कही थी, इसी मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से लिया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से लिया और सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव को नाम से जाना जाता है। इसी प्रस्ताव को, वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया। मतलब 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा, जिसे मुस्लिम लोगों ने अस्वीकार कर दिया। लिंग के 2 स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण, अब देखते हैं, ये तो संविधान सभा का बैकग्राउंड हो गया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था और सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया था। तो संविधान सभा का गठन तो संविधान सभा का मांग तो सबसे पहले किसने किया था, स्वराज पार्टी और जवाहरलाल नेहरू ने 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राव ने किया था। अब संविधान सभा का गठन देखते हैं। संविधान सभा का गठन मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। क्रिप्स मिशन असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन की असफलता मिली थी 1942 में, तब उसके बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के प्रारूप स्वीकार कर लिया, जिसे संविधान सभा का नाम। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देखते हैं, प्रत्येक प्रांत में देशी रियासतों व राज्य के समूह को उनके जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी।
प्रत्येक प्रांत में देशी रियासतों के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी। समांतर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई थी। संविधान सभा के कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक शासन प्रांतों को 296 सीटों तथा देशी रियासतों को 93 सीटों को आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन किया गया और 21 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मरवार, कुर्गा एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों में प्रत्येक में से एक से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत में सीटों के 3 समुदाय, प्रत्येक प्रांत में सीटों के 3 समुदाय मुसलमान, सिख और मुस्लिम और सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव एकल संक्रमण मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधि तरीके से मतदान से किया जाना था। देशी रियासतें के प्रतिनिधि का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित की गई थी। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से नामांकित की गई। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों में आवंटित संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों में आवंटित 296 सीट थी के लिए जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुए 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों के लिए को प्राप्त हुआ था। पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा से पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुना गया था। संविधान सभा से पहले प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुना गया था। फिर भी प्रत्येक समुदाय तथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, अंगल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाओं भी इसमें शामिल थी। अब संविधान के कार्य विधि देखते हैं कि संविधान में क्या क्या कार्य विधि हुआ था। संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा को जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य सबसे मान्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 में, जिसका प्रथम बैठक में प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार कर दिया था। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर होता है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया 11 दिसंबर को। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ठीक जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक उसके 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 2 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक, यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दे को उचित संरचनाओं के रूप में था। भारत में जितना भी मुद्दा था ना उसमें डाल दिया। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। संविधान के संरचना के ढांचा और मूल ढांचा की स्पष्ट झलक थी, उसमें लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को पारित किया था। इसमें शामिल प्रमुख बातें जिससे निम्नलिखित है। आइए देखते जो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था
उसमें क्या क्या लिखा था। तो देखो पहले देख लेते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, अस्थायी डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। अब वो जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को जो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो पारित किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में देखिए क्या क्या लिखा है। भारत एक संपूर्ण संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। मतलब अपना संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। और क्या कहती, भारत संघ में ऐसा सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भारत संघ में ऐसा सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है या देशित रियासतों में या दोनों बाहर के क्षेत्रों में है, जो संप्रभुत्व संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। अगर कोई बाहर वाला राज्य भारत में शामिल होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब भारत की जो जितना भी नागरिकों है उसको नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलनी चाहिए। न्याय पद का अवसर और कानूनों की समता के विधि के समक्ष समता का विचार एवं अभिव्यक्ति का विश्वास, भ्रमण संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिक स्थापना को सुनिश्चित की जाएगी। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत के जितने भी आम नागरिकों होते हैं उनकी कानूनी प्रक्रिया, मतलब जो होता है राजनीतिक न्याय तो मिलना ही चाहिए। उनके जो राजनीति के लोगों है उसमें भाग लेने का उनको मौका भी मिले, पूरा भारत भ्रमण करने के मौका मिले, हर व्यक्ति को सोचने की आज़ादी मिले, बोलने की आज़ादी मिले, हर चीज़ की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वो भी अच्छी बात कही थी। और अब फिर उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति जनजाति क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मतलब पिछड़ा जो जाति है या जनजाति है या पिछड़ी क्षेत्र के लोगों हैं उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ की इकाई के पास होगी। मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ एक के पास होगी, किसी एक के पास ही रहेगी। स्वतंत्र संप्रभुत्व भारत की समस्त शक्तियाँ एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब स्वतंत्र संपूर्ण भारत की समस्त शक्तियाँ एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब ये निर्णय भारत की जनता करेगी कि कौन मतलब राजा बनेगा। ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य के रूप में स्वीकार किया गया था। मतलब नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव पारित किया था उस प्रस्ताव में इन सब बातों को लिखा था और इनको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इस प्रस्ताव को मतलब 13 दिसंबर को तो उन्होंने दिया था, लेकिन 22 जनवरी को 1947 को इस पत्र को स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्ताव के निर्माण के मुख्य भूमिका अदा की थी। संविधान की मुख्य भूमिका इसी प्रस्ताव ने अदा की है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 3 परिवर्तन होता है। भारतीय शासन अधिनियम 1947 द्वारा 3 परिवर्तन होता है। तीनों परिवर्तन, प्रथम परिवर्तन, द्वितीय परिवर्तन और तृतीय परिवर्तन। प्रथम परिवर्तन में देखो क्या होता है कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभुत्व निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा के कोई संविधान बन सकती थी। दूसरा क्या कहता है कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिससे 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण। मुस्लिम के सदस्यों के विभाजन, तीसरा में था मुस्लिम सदस्यों के विभाजन अलग उपरांत हो जाने से संविधान सभा में कुल 299 सीटों रह गई थी। संविधान में 3 परिवर्तन। प्रथम संविधान सभा का संप्रभुत्व निकाय बनाकर जो स्वेच्छ की कोई संविधान बना सकता है। दूसरा में कह रहा था कि संविधान सभा के एक विधायिका भी बन गई जिससे 2 कार्यों में पहल कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के विधि निर्माण के है। पहले का संविधान निर्माण कर सकता, दूसरे का विधि निर्माण कर सकता। मुस्लिम के सदस्यों के विभाजन उपरांत
अलग हो जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों, मतलब संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किया था, उन कार्यों को देख लेते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्थापित ग्रहण। मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता के स्थापित ग्रहण किया था। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गाना को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गाना, 24 जनवरी को 3 वो चीज़ अपनाया गया था। राष्ट्रीय गाना 24 जनवरी 1950 का राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 1950 को 3 चीज़ों राष्ट्रीय गाना हुआ था, राष्ट्रीय गीत हुआ था, राष्ट्रीय राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपनाया गया था। देखो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान सभा में लगा था। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में कुल 11 बैठक हुई थी। संविधान सभा में टोटली कितना बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों का संविधान को लेके आया था और उसको अवलोकन किया था। 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उसने 114 दिनों पर उस पर बहस किया था, उस पर विचार किया था। मतलब 60 देशों का संविधान को पढ़ने के बाद 114 दिन उन लोगों ने उन पर विचार किया। 114 दिन के जब विचार करने के बाद फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 की। टोटल 11 बैठक हुई थी। इसके बाद सभा में 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-1952 में जो आम चुनाव हुआ, चुनाव के बाद बनने वाले नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचन संसद दोनों सदनों के साथ ही मई 1952 में अस्तित्व में आ गई। संविधान संविधान ने निर्माण से संबंधित कार्य शक्तियाँ देखते हैं। संघ शक्ति और समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति और समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू है। यानी बोल दिया कि संघ शक्ति और समिति, सबसे ज़्यादा शक्ति तो जवाहरलाल नेहरू के पास थी क्योंकि प्रधानमंत्री बने थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे क्योंकि उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव किया था, पारित किया था। अब प्रांतीय समिति के अध्यक्ष मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब राज्यों को देखभाल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप, तो संविधान को ऐसे याद कर लो, याद करने के लिए संविधान को रूपरेखा जो था, संविधान को ऐसे संविधान निर्माता भी बोला जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, तो इसीलिए प्रारूप समिति मतलब संविधान के एक नई रूप दे दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्शों का समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मतलब मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ प्रांत संविधान का अध्यक्ष थे। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्शों का भी अध्यक्ष बने। हाँ, मूल अधिकार के जो उप समिति था JB कृपलानी को बनाया गया। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी को। अल्पसंख्यक उप समिति तो वो थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी को बनाया गया था। प्राकृतिक नियम समिति क्योंकि संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा था। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू थी। राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली राज्यों से समझौता करना हो तो जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। अब छोटी समितियां में देखते हैं। संविधान सभा के कार्य संबंधित समितियां। छोटी समितियों में था कि संविधान सभा के कार्यों के संबंधित समिति JB मावलंकर थे। कार्य संचालन डॉक्टर के मुंशी थे और सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया था। सदन के समिति था पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में तर्क समिति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं प्रारूप समिति के कौन कौन होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा का सबसे विशिष्ट समिति में शामिल थी। ठीक, इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। आप पूछ देगा प्रारूप समिति का गठन जो था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन जो 29 अगस्त 1947 को हुआ था उसमें 7 सदस्य थे। उसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रमुख संविधान निर्धारित करना था। उसका प्रमुख जिम्मेदारी थी संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना। प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप को निर्धारित करना था। संविधान सभा में BR अम्बेडकर को निर्वाचन बंगाल हुए। संविधान सभा में BR अम्बेडकर का निर्वाचन जो था बंगाल प्रांत में हुआ था और लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः निर्वाचन मुंबई में हुआ था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चुनाव लड़े थे ना, जो वो पूर्वी पाकिस्तान में था, जो अभी बांग्लादेश बन गया है। वो पूर्वी पाकिस्तान वहाँ से लड़े थे। जो देश जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश बन गया। वो बांग्लादेश जो पश्चिम पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश बन गया है अभी। तो जिसके कारण उसका पुनः जो निर्वाचन हुआ और मुंबई से हुआ था, मुंबई से हुआ। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर के अध्यक्ष बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बने थे। प्रारूप समिति के सदस्य जो N अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी। प्रारूप समिति में 5 सदस्य थे। 5 सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। मतलब 3 वो तो डॉक्टर था, डॉक्टर KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर और N गोपाल स्वामी और सैयद मोहम्मद अल्लादी कृष्ण स्वामी। N माधव राव इन्होंने BL मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को त्याग पत्र दे दिया था। TD कर्मचारी 1948 में DP खेतान के मृत्यु के पश्चात हुई। तृतीय वाचन के दौरान अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज द शेल्डन बाय द असेंबली में पास्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को 24 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अब कुछ प्रमुख इफेक्ट देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुच्छेद थी। मतलब जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया जो संविधान है उसमें उसकी प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया था। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी जाती थी। भारतीय संविधान पर अन्य देशों के ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण। मतलब ना जो 395 जो आर्टिकल थे ना उसमें मतलब लिया गया है ना कि मतलब किन किन शब्दों को कहाँ से लिया गया था। जैसे भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों के विवरण दिया। जैसे ब्रिटेन से लिया गया संसद प्रणाली,
संसदीय विशेषाधिकार, विधि शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति या विधायिका प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव एवं संविधान मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार का लेख, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है आर्टिकल में जो मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्लोकन लिया गया है, संविधान के सर्वोच्चता लिया गया है, निर्वाचन, राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद पर जो महाभियोग लगता है, ये सब कहाँ से? अमेरिका से। कनाडा से लिया गया। ये सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप और शीर्ष शक्ति या केंद्र के पास शक्ति या विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया, ये सब आयरलैंड से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्रांस से स्वतंत्र, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये सब फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी वाइमर से लिया गया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी वाइमर संविधान से लिया गया है। जो 60 देशों संविधान, यही सब कुछ देशों से जो उनको अच्छा लगा उन देशों से लेते गए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से जो मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है पूर्व सोवियत संघ से लिखा गया है। नोट, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। नियमत एवं अनियमता का मिश्रण, ए मिक्सिंग ऑफ द फ्लेक्शन। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है, बल्कि दोनों को समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान में संशोधन के प्रावधान है। पहला है, एक विशेष बहुमत कुल सदस्यों की उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 होनी चाहिए, 2/3 बहुमत मिलनी चाहिए। दूसरा, विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन करना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि इसके अलावा की तरह संसद के सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकती है। एकल नागरिकता जो है, सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिकों को सिंगल सिटीजन नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नागरिकता जो है भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक का वर्णित किया गया है। भारतीय नागरिकता का अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जाता है। मतलब भारतीय अधिनियम 1955 के द्वारा मतलब भारत के लोगों को नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहले जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, वंश कर्म के आधार पर, जैसे उनका बाप दादा पोता यहीं पे रह रहा, वंश कर्म के आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन करवा कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, देशीयकरण के द्वारा, मतलब देशीयकरण के द्वारा और भूभाग को सम्मिलित द्वारा, अगर जमीन उमीन रजिस्ट्री करा के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संप्रदाय के आधार पर मतदान करने का नहीं रोक। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संप्रदाय के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। नोट, वर्ष 1889 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। कब? 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 में कर दिया था, यानी ये 2000 में करीब 11 साल पहले, 11 साल 22 साल इधर हो गया,
11, 22, 33 साल हो गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। स्वतंत्र निष्पादन न्यायपालिका। भारतीय संविधान स्वतंत्र का एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया गया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। अब देखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय की नागरिकों के सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही है ना। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान की भी संरक्षक है। संसदीय संप्रभुत्व संप्रदाय में देखते हैं, भारतीय संसद प्रणाली में ब्रिटिश संसदीय से अलग है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ के माध्यम से असंवैधानिक कानून की अवैध घोषित कर सकता है। वही दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियाँ के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन संशोधन कर सकता है। अगर मान लें सरकार ने कुछ गलत बिल पारित किया तो उसको गलत। भारतीय संविधान ब्रिटेन के तरह संसदीय शासन प्रणाली की शासन संचालन करता है जो विधायिका व कार्यपालिका के माध्यम सामान्य व सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नामांतरण के प्रावधान होता है, वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद में न्यायपालिका को प्रावधान को